हेलो माय आर्मी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। इस क्लास में मैं आपको क्लास 12th मैथ्स की पहली बुक अर्थात चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा। देखिए यार, अक्सर बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमें हमारी किताब के सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर कहां पर मिलेंगे। इसके लिए बच्चे अपने फ्रेंड्स की मदद भी मांगते हैं, अपने टीचर से भी पूछते हैं, बट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मैं देखता हूं पिछले 2-3 सालों से एग्जाम के टाइम पर बच्चों का यह क्वेश्चन आम रहता है। बच्चों के लगातार मेरे पास कॉल आते हैं कि सर आप हमें फॉर्मूले एक जगह लिख के बता दीजिए। ठीक है, सो उसी के लिए बेटा मैं आज की क्लास लेकर के आया हूं। मैं आज आपको पहली किताब के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को इसी क्लास में बताऊंगा। देखिए बेटा, यदि हम बात करें बुक 1 और बुक 2 की, तो बुक 2 के कंपैरिजन में बुक 1 में फॉर्मूले बहुत कम है। बुक 1 में बेटा कंसेप्ट ज्यादा है, फॉर्मूले कम है। ठीक है, तो इस क्लास में मैं आपको फॉर्मूले तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको बुक 1 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताऊंगा। और जिस बच्चे ने इस क्लास को देख लिया ना, उसका पहली बुक का बेसिक तो मजबूत हो ही जाएगा। ठीक है, सो आप सब अच्छे से इस क्लास को देखेगा। अब जितने भी बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, एक बार जल्दी से आप सभी क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बेटा मैं चाहता हूं कि ये वाली क्लास यूपी के हर एक बच्चे के पास पहुंचे और इसमें आप ही मेरा सहयोग कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से यार लाइक करिए क्लास को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। देखो इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो। तो जैसे ही बेटा ये क्लास खत्म होगी आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। ओके बेटा, अब चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने आज के दिन को। ठीक है, सबसे पहले तो सभी बच्चे ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि उनका अगला मैथ्स का पेपर, आपका अगला मैथ्स का पेपर बहुत बेहतरीन जाए। आज से बेटा हम मैथ्स के अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको देखो सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखना है। मैथ्स में यदि आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां जो क्वेश्चन आएगा हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, एग्जाम तक मेरी क्लासेस देखिएगा, यकीनन आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आएंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, संबंध एवं फलन से। बेटा यहां पर फॉर्मूले नहीं है, कंसेप्ट है। ठीक है, तो सभी कंसेप्ट को हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध की। तो संबंध क्या होता है? किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को बेटा हम संबंध R का प्रांत कहते हैं। बेटा ये चीज आप क्लास 11th में भी पढ़ के आ चुके हो। संबंध की परिभाषा आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। संबंध R A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है, इसलिए हम इसको लिखते भी हैं R उपसमुच्चय है A क्रॉस B का। ठीक है, अब यहां पर A क्रॉस B के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को बेटा हम संबंध R का प्रांत कहते हैं और समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को बेटा हम संबंध R का परिसर कहते हैं। ठीक है, संपूर्ण समुच्चय B संबंध R का सहप्रांत कहलाता है। नोट कीजिएगा कि परिसर सदैव सहप्रांत का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ये तो थी बेटा संबंध की परिभाषा। संबंध, संबंध के प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब इसके बाद बच्चों हम संबंधों के प्रकारों के बारे में बात करते हैं, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी है। तो बेटा एक्स में
यदि R बराबर है फाई के, जो कि एक उपसमुच्चय है x क्रॉस x का, द्वारा परिभाषित संबंध R रिक्त संबंध होता है। ठीक है, समुच्चय x में R बराबर x क्रॉस x द्वारा प्रदत्त संबंध R सार्वत्रिक संबंध होता है। x में ऐसा संबंध जिसके लिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल X, a कॉमा a बिलोंग्स टू R हो तो वो बेटा स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है, और यदि x में इस प्रकार का संबंध R है जो प्रतिबंध a कॉमा b बिलोंग्स टू R का तात्पर्य है कि b कॉमा a बिलोंग्स टू भी R है, तो इस प्रकार के संबंध को हम सम्मित संबंध कहते हैं। और यदि समुच्चय X में हमारे पास एक संबंध R इस प्रकार का है कि a कॉमा b भी R में है और b कॉमा c भी R में है, और इसका तात्पर्य है कि a कॉमा c भी R में है फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू X, तो इस प्रकार के संबंध को बेटा हम संक्रामक संबंध कहते हैं। और यदि हमारा संबंध R स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है तो संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये थे बेटा संबंधों के प्रकार। अब इसके बाद बात करते हैं हम फलनों के प्रकारों के बारे में। तो यहां पर आपको 4 प्रकार के फलनों के बारे में पढ़ना था, आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा। सबसे पहला प्रकार है एकैकी फलन। तो कोई फलन f यदि समुच्चय x से y में परिभाषित है, यह एकैकी या एकक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात x1 x2 बिलोंग्स टू x यदि है और f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, तो इसका तात्पर्य होना चाहिए केवल और केवल x1 बराबर x2। यदि ये है तब तो बेटा फलन हमारा एकैकी है, अन्यथा वो होगा बहु एकैकी फलन। ठीक है, इसके बाद फलन f जो कि समुच्चय x से y में परिभाषित है, ये बेटा आच्छादक या आच्छादी फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x में एक ऐसे अवयव स्मॉल x का अस्तित्व है कि f ऑफ x बराबर y। ठीक है, तो वो फलन बेटा हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। संक्षेप में हम यदि इसको समझें तो यदि किसी फलन का परिसर बराबर है सहप्रांत के तो वो फलन आच्छादक फलन होता है। ठीक है, अब यदि फलन f एकैकी और आच्छादक दोनों है तो बेटा वो एकैकी आच्छादी फलन कहलाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चैप्टर 1 से रिलेटेड, ये बेटा आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना ही बेटा आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। देखिए चैप्टर 1 में केवल 2 ही टॉपिक है, संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार। संबंधों के प्रकार आपको अच्छे से आने चाहिए, फलनों के प्रकार भी आपको अच्छे से आने चाहिए। इस चैप्टर में बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले हैं सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, सेकंड चैप्टर था आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बेटा सबसे पहले तो आपको प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये तो लिखे हुए हैं प्रांत और ये लिखे हुए हैं उनके परिसर। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें साइन इनवर्स x की, तो साइन इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है 0 से π। कॉसेक इनवर्स x का प्रांत होता है r -1 से 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, और इसका परिसर होता है -π/2 से π/2 -0। ठीक है, उसके बाद सेक इनवर्स x
इसका भी प्रांत बेटा सेम होता है कोसेक इनवर्स एक्स के ही, ये भी माइनस अनंत से माइनस एक यूनियन एक से अनंत होता है, पर इसका परिसर 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स एक्स, इसका प्रांत कंप्लीट r होता है, परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। यहां पर माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 शामिल नहीं होते, यहां पर ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है cot इनवर्स एक्स, इसका भी बच्चों प्रांत कैपिटल R होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और परिसर होता है 0 से पाई, यहां 0 और पाई शामिल नहीं होते। ठीक है, तो ये थे बेटा प्रत्येक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये बच्चों एक्स के बराबर होता है। बेटा इनके साथ में जो कंडीशन लिखी हुई है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों एक्स के बराबर तभी होगा जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यह एक्स के बराबर तभी होगा जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये बच्चों एक्स के बराबर होगा यदि एक्स 0 से पाई के बीच में है। tan इनवर्स ऑफ tan एक्स, ये बेटा एक्स के बराबर होगा यदि एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। cot इनवर्स ऑफ cot एक्स, ये बच्चों एक्स के बराबर होगा जब एक्स 0 से पाई के बीच है। sec इनवर्स ऑफ sec एक्स, ये बेटा एक्स के बराबर होगा जब एक्स 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 में से है। ठीक है, एंड सेम ऐसे ही cosec इनवर्स ऑफ cosec एक्स, ये बेटा एक्स के बराबर होगा जब एक्स हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0 है। ठीक है, तो इनकी कंडीशन बच्चों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब जैसे मान लो एग्जाम में आपसे पूछा, बताइए साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6, इसका मान कितना होगा? तो पाई बाई 6 बेटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आता है, तो इसका मान हो जाएगा पाई बाई 6 के बराबर। ठीक है, वहीं मान लो मैं आपसे कहूं कि बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाई 6 का मान कितना होगा? तो अब इस केस में इसका मान 5 पाई बाई 6 नहीं होगा, बिकॉज 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल होगा 5 पाई बाई 6 के। इसको फिर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मान आएगा पाई बाई 6 के बराबर। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद अगले फॉर्मूलों पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स के यदि एक्स माइनस 1 से 1 के बीच है। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये बेटा एक्स के बराबर होता है यदि एक्स माइनस 1 से 1 के बीच है। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स के यदि x बिलोंग्स टू r है। cot ऑफ cot इनवर्स x, ये भी बेटा x के बराबर होता है यदि x बिलोंग्स टू r है। इसके बाद sec ऑफ sec इनवर्स x, ये बेटा x के बराबर होता है यदि x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से 1 है। और cosec ऑफ cosec इनवर्स x, ये भी बच्चों x के बराबर होता है यदि x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से 1 है तब। ठीक है, तो ये थे बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ITF के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यही फॉर्मूले बच्चों आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस में आपको आगे की क्लासेज में जरूर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए भाई, अब इसके बाद चलते बेटा हम अगले चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 है बेटा आव्यूह। ये बच्चों एक बहुत ही आसान चैप्टर भी है, इसमें आप बड़े ही आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले अच्छे से मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम आव्यूह की। तो आव्यूह होता क्या है? आव्यूह बेटा संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रमित क्रम विन्यास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर
यहां पर देखिए बच्चों, मैंने एक आव्यूह ए लिख रखा है इस तरीके से, इसको बेटा हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है। यहां पर बेटा संख्याओं या फलनों को हम आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं, ठीक है। आव्यूह के अवयवों की क्षैतिज जो रेखाएं होती है वो आव्यूह की पंक्ति कहलाती हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। जैसे यहां पर यदि हम देखें तो ये पहली पंक्ति है, इसको हम R1 से लिखेंगे, ये दूसरी पंक्ति है, इसको हम R2 से लिखेंगे, ये तीसरी पंक्ति है, इसको हम R3 से लिखेंगे। ये बेटा पहला स्तंभ है, इसको हम C1 से लिखेंगे, ये दूसरा स्तंभ है, इसको हम C2 लिखेंगे, ये तीसरा स्तंभ है, इसको बच्चों हम C3 लिखेंगे, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं पंक्तियां, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं स्तंभ। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा यदि हम बात करें आव्यूह की कोटि के बारे में, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, तो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले किसी आव्यूह को हम m गुणा n कोटि का आव्यूह कह सकते हैं। जैसे यदि हम यहां पर बात करें तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इस आव्यूह की कोटि होगी 3 गुणा 3, ठीक है। ओके, अब व्यापक रूप में बेटा एक m गुणा n कोटि का आव्यूह निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है कुछ इस प्रकार से। यहां पर m पंक्ति है और n स्तंभ है, ठीक है बच्चों। यहां पर बेटा अवयव a i j वह अवयव है जो कि i पंक्ति और j स्तंभ में स्थित होता है तथा इसे बेटा हम a का i j अवयव भी कहते हैं। और बच्चों m गुणा n कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या होती है mn। जैसे यदि हम इस आव्यूह में अवयवों की संख्या की बात करें तो 3 3 9 होगी, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा मान लो मैं इस वाले आव्यूह में आपसे कहूं बताओ a21 का मान कितना होगा, तो 821 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ अवयव क्या आया 4, तो 821 का मान हो जाएगा 4। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अवयव का चयन करते हैं। यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं आव्यूह के प्रकारों के बारे में, ठीक है। तो आव्यूह के बेटा काफी सारे प्रकार है। फर्स्ट प्रकार है पंक्ति आव्यूह। अब एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति है तो बेटा उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और यदि किसी आव्यूह में एक ही स्तंभ है तो बेटा उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह, ठीक है। अब बच्चों एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है वो बेटा एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है वह वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अतः एक m गुणा n कोटि का आव्यूह वर्ग आव्यूह तभी होगा जब m बराबर होगा n, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला प्रकार है विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह बेटा एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही होता है, ठीक है। तो एक वर्ग आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य हों। अर्थात एक आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि bij बराबर 0 है, यदि i नॉट इक्वल है 0 के, उसे बेटा हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अब बेटा विकर्ण आव्यूह में भी यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो वो बेटा एक अदिश आव्यूह कहलाता है। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के सभी अवयव समान हो। अर्थात एक वर्ग आव्यूह भी अदिश आव्यूह कहलाएगा यदि bij बराबर 0 है जब i नॉट इक्वल टू 0, i नॉट इक्वल टू j है तब, एंड bij बराबर k है जब i बराबर है j, ठीक है। तो ये बेटा एक अदिश आव्यूह होता है। और यदि बच्चों किसी विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर तो हैं
और वो इकाई है, तो उस आव्यूह को बेटा हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, वो बेटा तत्समक आव्यूह कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। और यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारे अवयव शून्य हो, किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो, तो वो बेटा शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसको बच्चों हम ओ से व्यक्त करते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह को बेटा हम आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आव्यूह की समानता के बारे में बात करें तो दो आव्यूह ए और बी समान कहलाते हैं यदि पहली कंडीशन उन दोनों आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए। अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर होना चाहिए बी आई जे के, तो बेटा आव्यूह हमारे समान आव्यूह कहलाते हैं। ओके बच्चों। अच्छा, इसके बाद आव्यूह का योग। बेटा दो आव्यूह का योग तभी संभव है जब वे समान कोटि के हों। और आव्यूह का योग कैसे करते हैं हम? संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ के। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए आव्यूह है 1 2 0 2, बी आव्यूह है 1 2 3 4। सबसे पहले देखो दोनों आव्यूह की कोटि समान है, इसकी कोटि भी 2 गुणा 2 है और इसकी कोटि भी 2 गुणा 2 है, अर्थात इन दोनों आव्यूह का योग संभव है। अब इन दोनों आव्यूह का योग करने के लिए हमें संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है। तो एक का संगत है 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 का संगत है 2, 2 और 2 हो जाएगा 4, 0 का संगत है 3, 0 और 3 3 हो जाएगा, 2 का संगत 4 है, 2 और 4 6 हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास a प्लस बी आ चुका है। ऐसे बच्चों हम आव्यूह का योग करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणा। बेटा हमारे पास यदि कोई आव्यूह a है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में, कोटि है m गुणा n, एक आव्यूह है और k एक अदिश है, तो k a एक ऐसा आव्यूह होता है जिसे a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। अर्थात यदि हमें किसी आव्यूह से किसी अदिश राशि को गुणा करना है तो उस अदिश राशि का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ होता है। जैसे यदि हम इसी एग्जाम्पल में बात करें, मुझे बेटा 2a निकालना है तो 2 का गुणा करना आव्यूह a के साथ, 2 एक अदिश राशि है तो 2 का गुणा आव्यूह a के प्रत्येक अवयव के साथ होगा। तो 1 के साथ करोगे 2, 2 के साथ होगा 4, 0 के साथ 0, 2 के साथ 4, ये बेटा 2a आव्यूह आ जाएगा। मैंने 2 का गुणा आव्यूह a के प्रत्येक अवयव के साथ किया। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है आव्यूह का ऋण आव्यूह। अब बेटा यदि किसी आव्यूह a का यदि किसी आव्यूह a का ऋण आव्यूह माइनस a से निरूपित होता है, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें आव्यूह a के प्रत्येक अवयव के साथ माइनस 1 का गुणा कर देना है। ठीक है। तो आव्यूह a का ऋण आव्यूह होता है माइनस a। ओके बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं आव्यूह के गुणन के बारे में, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बेटा 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब इसमें बच्चों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दो आव्यूह का गुणन कब परिभाषित होता है। ठीक है। तो दो आव्यूह a और b का गुणनफल a b तभी परिभाषित होता है जब a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के समान होती है। मैं देखो इसको आपको ऐसे याद करवाऊंगा कि जो आव्यूह पहले दिया गया उसके स्तंभों की संख्या बाद वाले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। जैसे ए बी आव्यूह है तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यदि बी ए के बारे में हम बात करें तो बी ए परिभाषित तभी होगा जब बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है। बाकी तो यहां पर फिर बेटा ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, यदि ए आव्यूह की कोटि है m गुणा n और बी आव्यूह की कोटि है n गुणा p, तो यहां पर देखिए a के स्तंभ b की पंक्तियों के बराबर है, मतलब a b संभव है और a b की कोटि हो जाएगी बेटा m गुणा p। ओके,
ये यहां पर दे रखा है। उसके बाद गुणा भी दे रखा है कि अवयव सी का ए आई कॉमा के अवयव सी आई के प्राप्त करने के लिए हम ए की आईवी पंक्ति और बी के केवे स्तंभ को लेते हैं और फिर उनके अवयवों का क्रमानुसार गुणा करते हैं, फिर इन सभी गुणनफलों का योगफल करते हैं, अर्थात सी आई के बराबर होता है इस तरीके से, जैसा कि आप कर चुके हो यार गुणन तो, है ना। तो ऐसे बेटा हम अवयव को गुणा करते हैं। अब इसके बाद यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखिए पहला पॉइंट ये है कि यदि ए भी परिभाषित है तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो, यह बेटा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि ए और बी क्रमशः एम गुणा एन तथा के गुणा एल कोटि के अवयव हैं, तब दोनों ए बी तथा बी ए केवल और केवल तभी परिभाषित होंगे जब एन बराबर होगा के और एल बराबर होगा एम के, ठीक है। यदि दो अवयव का गुणनफल एक शून्य अवयव के बराबर है तो यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से कोई एक शून्य अवयव हो, क्योंकि हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखे हैं कि दो अशून्य अवयव का गुणनफल भी शून्य अवयव होता है, ठीक है। समान कोटि के तीन एबीसी अवयव के लिए यदि ए बराबर बी हो तब ए सी बराबर बी सी होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अर्थात यदि ए सी बराबर बी सी हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि ए बराबर बी हो, ठीक है। एंड इसके अलावा बेटा ए गुणा ए बराबर होता है ए स्क्वायर के, ए गुणा ए बराबर होता है ए क्यूब के, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं अवयव के परिवर्त के बारे में। तो यदि बेटा हमारे पास कोई अवयव ए है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में, कोटि है एम गुणा एन। अब बेटा यदि हम इस अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दे तो इससे जो हमें नया अवयव प्राप्त होगा वो अवयव ए का परिवर्त होगा। इसको बच्चों हम ए डैश या ए ट्रांसपोज से निरूपित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि ए बराबर है ए आई जे कोटि है एम गुणा एन तो ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए जे आई, इसकी कोटि होगी एन गुणा एम। ओके बेटा, अच्छा। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहां पर अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। ये बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। यहां पर पहला फॉर्मूला है ए अवयव का परिवर्त और फिर उसका परिवर्त बराबर होता है ए अवयव के ही। के ए का परिवर्त बराबर होता है के गुणा ए के परिवर्त के। ए प्लस बी का परिवर्त बराबर होता है ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के। यहां पर आप माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हो, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि ए बी का परिवर्त बराबर होता है बी का परिवर्त गुणा ए के परिवर्त के। ये थे अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है, सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव। सममित अवयव जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव को बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो एक वर्ग अवयव ए जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, यानी यदि किसी अवयव का परिवर्त उसी अवयव के बराबर है तो वह एक सममित अवयव कहलाता है। और यदि किसी अवयव का परिवर्त उस अवयव के ऋण अवयव के बराबर हो तो बेटा वह एक विषम सममित अवयव कहलाता है। ओके, अच्छा। अब यहां पर बेटा आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यहां बच्चों विकर्ण का मतलब है मुख्य विकर्ण, ठीक है। अच्छा, यहां पर अब आपको कुछ चीजें जो कि याद रखनी है। प्रमेय नंबर 1 कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है। एंड इसके अलावा हम बेटा किसी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? ए बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज बटे 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बटे 2। ऐसे हम किसी वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है व्युत्क्रमणीय अवयव। यह टॉपिक अगले चैप्टर सारणिक में भी है, ठीक है। तो यदि ए कोटि m गुणा m का एक वर्ग अवयव है और समान कोटि m गुणा m का एक अन्य अवयव b का अस्तित्व इस प्रकार है कि a b
बराबर बी ए बराबर आई है तो ए को बेटा हम व्युत्क्रमीय आव्यूह कहते हैं तथा बी को हम ए का बच्चों बी तथा बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे बेटा हम ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई है तो यहां पर बेटा बी बराबर होगा ए इनवर्स के। ओके, ठीक है। तो ये तो बात की बेटा हमने तीसरे चैप्टर आव्यूह के बारे में। अब यहां पर बेटा मैं आपको व्युत्क्रमीय आव्यूह के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म भी बता देता हूं। तो पहला गुणधर्म है कि किसी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। अर्थात यदि बच्चों में किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो वो वर्ग आव्यूह अवश्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गुणनफल ए बी तथा बी ए के परिभाषित और समान होने के लिए यह अनिवार्य है कि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों। ओके, इसके बाद यदि आव्यूह बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो आव्यूह ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम भी होगा। अर्थात यदि ए बराबर बी इनवर्स है तो बी बराबर ए इनवर्स होगा, ठीक है। इसके बाद व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता, अर्थात किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप किसी एक वर्ग आव्यूह के एक से अधिक व्युत्क्रमीय आव्यूह ज्ञात कर सकते हो, नहीं, केवल एक ही व्युत्क्रमीय आव्यूह होगा। यदि ए का व्युत्क्रमीय आव्यूह ए इनवर्स है तो बी इनवर्स नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब बेटा यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमीय आव्यूह हैं तो ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ओके, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अगले चैप्टर सारणिक पर। यह भी बच्चों एक आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये हम बेटा यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि सारणिक होता क्या है, ठीक है। तो बेटा हम एन कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए जिसमें अवयव है ए आई जे, इसको एक संख्या, चाहे फिर वो वास्तविक हो या सम्मिश्र संख्या हो, ठीक है, द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे बेटा हम वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे बेटा हम डिटरमिनेंट ए द्वारा निरूपित करते हैं, जहां ए आई जे अवयव कैपिटल ए का आई कॉमा जेवा अवयव होता है। ओके, यदि बेटा हमारे पास कोई आव्यूह ए इस प्रकार है ए बी सी डी, तो ए का सारणिक को बेटा हम इस तरीके से दर्शाते हैं या ऐसे, और ये बेटा बराबर होता है इसके। अब यदि हम इसका प्रसार करें तो ये बराबर होगा ए डी माइनस बी सी के, ठीक है। यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक होते हैं। आव्यूह ए के लिए ए के सारणिक को बेटा हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ये इसको हम ए का सारणिक पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं कि ए का परिमाण। कुछ बच्चे पता है इसको ए का मॉड बोलने लग जाते हैं, ए का परिमाण नहीं, इसको बेटा हम ए का सारणिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बेटा आव्यूह ए यदि एक गुणा एक कोटि का है तो उसका सारणिक सिंगल वही अवयव होता है। a11 यदि कोई अवयव है तो उसका सारणिक a11 ही होगा, ठीक है। और यदि हमारे पास आव्यूह ए दो गुणा दो कोटि का वर्ग आव्यूह है तो उसका सारणिक होगा बेटा ये, और इसका मान होगा a11 a22 माइनस a12 a21, ठीक है। इसका गुणा मैंने इसके साथ किया माइनस इसका गुणा इसके साथ किया, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं हम 3 गुणा 3 कोटि के वर्ग आव्यूह के बारे में। तो यदि बेटा हमारे पास ए आव्यूह है 3 गुणा 3 कोटि का, तो इसके सारणिक के मान को हम टोटल 6 तरीके से निकाल सकते हैं। R1 के अनुदिश, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, C1 के अनुदिश, C2 के अनुदिश और C3 के अनुदिश। 6 तरीके से बच्चों में इसका प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में पहले मैंने आपको बताया भी होगा। जैसे यदि हम पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें तो प्लस माइनस प्लस, पहली पंक्ति हमने चुन ली, यहां पर पहला अवयव a1 है। अब ये जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए, शेष बचे अवयव का सारणिक लिख दीजिए। इसके बाद ऊपर चिन्ह देखिए माइनस का है, अवयव को ले लीजिए। अब ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए, शेष बचे अवयव का सारणिक लिख दीजिए। सेम ऐसे आपको अगला अवयव ले लेना है, ठीक है।
तो ऐसे बेटा हम 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह के सारणिक का प्रसार करते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा आपको याद रखना है कि यदि a बराबर में kb है, जहां a और b कोटि n के वर्ग आव्यूह हैं, तब a का सारणिक बराबर होगा k की घात n b के सारणिक के। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई आव्यूह a है 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह का। ठीक है, बताओ k a के सारणिक का मान क्या होगा? तो ये बेटा बराबर होगा k की घात 3 a के सारणिक के। काफी बार बच्चों इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेटा हम सारणिक की सहायता से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो यार, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के काफी सारे तरीके आपने इस टॉपिक से पहले पढ़ रखे हैं। चलो एक और फॉर्मूला उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के फॉर्मूले को हम सारणिक से भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, ये बेटा फॉर्मूला होता है। ओके, अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं उपसारणिक और सेकंड के बारे में। तो बेटा आव्यूह a के सारणिक के अवयव aij का उपसारणिक वह सारणिक होता है जो कि आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है, और इसको बच्चों हम MIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अवयव aij के सेकंड को हम कैपिटल AIJ के द्वारा लिखते हैं, और ये बराबर होता है -1 की घात i प्लस j MIJ के द्वारा। ये होता है बेटा एक अवयव aij का सेकंड। ठीक है बच्चों, किसी अवयव a के सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सेकंडों के गुणनफल का योग होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, a का सारणिक बराबर होगा a11 प्लस a12 प्लस a13 ओके। अब यदि बच्चों हम एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव को अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सेकंडों से गुणा करके योग करें तो उसका मान बेटा 0 होता है। ओके, यह भी बच्चों एक गुणधर्म है, यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आव्यूह के खंडज और व्युत्क्रम के बारे में। तो बेटा एक आव्यूह वर्ग आव्यूह a जिसमें अवयव है aij के रूप में, कोटि है n गुणा n के सहखंडज को बच्चों हम आव्यूह कैपिटल aij n गुणा n के परिवर्त के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब मान लो आपको कोई आव्यूह a दिया गया है, आपने इस आव्यूह a के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक निकाले, फिर सहखंड निकाले। अब उन सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त ही होगा बेटा सहखंडज आव्यूह। ठीक है, इसे बेटा हम एडजॉइंट a द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, जैसे यहां पर बेटा a आव्यूह हमारे पास ये है, a का सारणिक मान लो। ठीक है, तब एडजॉइंट a जो होगा प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बने आव्यूह का परिवर्त होगा। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट a हो जाएगा। ओके, अब यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट कि a गुणा एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a गुणा a के, ये बराबर होता है a का सारणिक गुणा i के। देखिए बच्चों, मैं आपको इस क्लास में केवल वही फॉर्मूले बता रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बेटा आव्यूह के सहखंड के काफी सारे फॉर्मूले हैं, बट वो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, तो इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा हूं आपको। जो बोर्ड लेवल के फॉर्मूले हैं केवल वही हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलिए तो ये वाला फॉर्मूला देख लिया। अब इसके बाद यदि बेटा a का सारणिक बराबर है 0 के, तो वर्ग आव्यूह a को बेटा हम व्युत्क्रमी आव्यूह कहते हैं, और यदि a का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 है तो बेटा वो व्युत्क्रमी आव्यूह कहलाता है, मतलब उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है। ठीक है, यदि a एक कोटि n का वर्ग आव्यूह है तो बेटा एडजॉइंट a का सारणिक बराबर होता है a के सारणिक की घात n-1 के। ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी बार इस फॉर्मूले से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, एडजॉइंट a का सारणिक बराबर होता है a के सारणिक की घात n-1 के। ओके, अब यदि a और b समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो a b तथा b भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रम से सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात a b का सारणिक बराबर होगा a का सारणिक गुणा b के सारणिक के। ठीक है, इसके बाद यदि a b बराबर b a बराबर i है, जहां a और b वर्ग आव्यूह हैं तो b को a का व्युत्क्रम कहते हैं, यह भी हम पढ़ चुके हैं।
और बी को हम ए इनवर्स लिखते हैं। इसके अलावा बेटा बी इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स का इनवर्स, ये बेटा ए होता है। ठीक है बच्चों, आव्यूह ए व्युत्क्रमी होता है यदि और केवल यदि ए के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि ए एक व्युत्क्रमीय आव्यूह है तब ए इनवर्स बराबर होगा 1/a का सारणिक एडजॉइंट ए। बच्चों इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको 100% इस साल के बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। 100% आएगा बेटा इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन, आव्यूह ए के व्युत्क्रम पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का सारणिक एडजॉइंट ए के। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। अब यदि बेटा हमारे पास 3 चरों का कोई रैखिक समीकरण निकाय दे रखा है इस प्रकार का, तो सबसे पहले बेटा हम इस समीकरण निकाय को ax बराबर b से व्यक्त करेंगे कुछ इस प्रकार से। a होगा गुणांकों का आव्यूह, x होगा चर वाला आव्यूह और b होगा अचर वाला आव्यूह। इसे हम गुणांक आव्यूह कहते हैं, इसे हम चर आव्यूह कहते हैं, इसे हम अचर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, समीकरण ax बराबर b के अद्वितीय हल के लिए बच्चों हम x बराबर में a इनवर्स b निकालते हैं। ठीक है, जहां a का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 होता है। समीकरणों का एक निकाय संगत या असंगत होता है यदि इसके हलों का अस्तित्व है। यदि समीकरण निकाय के हलों का अस्तित्व है तो वह संगत होगा, यदि हलों का अस्तित्व नहीं है तो वह बेटा असंगत होगा। यह आप क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है बेटा, आव्यूह समीकरण ax बराबर b में वर्ग आव्यूह a के लिए यदि a के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो निकाय संगत होगा, वह उसके अद्वितीय हल होंगे। यदि बेटा a का सारणिक बराबर है 0 के और एडजॉइंट ऑफ a गुणा b ये नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में निकाय हमारा असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। परंतु यदि a का सारणिक बराबर है 0 और एडजॉइंट a गुणा b बराबर है 0 के तो निकाय संगत होगा और अद्वितीय हल होंगे, सॉरी अनंत हल होंगे। अद्वितीय हल की कंडीशन तो ये होती है। ठीक है, यदि a का सारणिक इक्वल टू 0 है और एडजॉइंट a गुणा b बराबर 0 है तो उस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ओके, चलिए तो ये तो बेटा हमने बात की चौथे चैप्टर के बारे में। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं और 5वें नंबर से बेटा स्टार्ट होता है आपका क्लास 12th मैथ्स की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इकाई जिसका नाम है कैलकुलस यानी कि कलन। ठीक है, कैलकुलस यानी कलन इकाई का पहला चैप्टर है सांतत्य तथा अवकलनीयता। अवकलन के बारे में बच्चों आप लोगों ने क्लास 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, क्लास 11th में आपने सीमा के बारे में पढ़ा था तो सीमा आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी हम बात करें सांतत्य के बारे में, तो यदि हमारे पास कोई फलन है f जो कि वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय पर परिभाषित वास्तविक फलन है तथा मान लीजिए कि c फलन f के प्रांत में स्थित एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत होता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर हो f ऑफ c के। ठीक है, ओके बेटा, अधिक सुस्पष्ट रूप से यदि x बराबर c पर फलन के वाएं पक्ष की सीमा, दक्षिण सीमा तथा फलन का मान तीनों बराबर हो तो ये परस्पर बराबर होते हैं। अर्थात यदि LHL बराबर है RHL के बराबर है फलन के मान के तो बेटा हमारा फलन उस बिंदु पर संतत होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक अंतराल में यदि हम सांतत्यता की बात करें तो f एक खुले अंतराल a से b में संतत कहा जाता है यदि वह इस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ठीक है, यदि हम बात करें बंद अंतराल की तो f एक बंद अंतराल a से b में संतत कहा जाता है यदि f खुले अंतराल a से b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो तथा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर हो f ऑफ a के और लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x बराबर हो f ऑफ b के, तो उस केस में बंद अंतराल a से b में फलन संतत होता है। ठीक है,
इसके बाद यदि हम सातत्य के ज्यामितीय अर्थ के बारे में बात करें तो x बराबर c पर फलन f संतत होगा यदि बिंदु c, f ऑफ c पर फलन के आलेख में कोई विच्छेदन ना हो, अर्थात ग्राफ टूट नहीं रहा हो, कंटिन्यूअस ग्राफ चल रहा हो, तो बेटा वो संतत फलन का ग्राफ होता है। ठीक है, एक अंतराल में कोई फलन संतत कहा जाता है यदि संपूर्ण अंतराल में उस फलन के आलेख में कोई विच्छेदन ना हो तब। ओके, क्लियर ये सब बातें आपको। इसके बाद आगे हम बात करते हैं असांतत्य के बारे में। तो कोई फलन f x बराबर a पर निम्नलिखित स्थितियों में से किसी में भी असंतत होगा। पहली ये बेटा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व है, परंतु ये बराबर नहीं है, तो भी हमारा फलन असंतत होगा। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स के अस्तित्व बराबर है, परंतु इनका मान f ऑफ a के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में बेटा फलन हमारा संतत नहीं होगा, असंतत होगा। f ऑफ a परिभाषित नहीं है, तो उस स्थिति में भी बेटा हमारा फलन असंतत होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो मैंने आपके लिए कुछ फलनों के सातत्य लिख रखे हैं। ये कुछ फलन है, ये वे अंतराल हैं जिनमें f संतत है, तो ये भी बेटा आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करें अवकलनीयता के बारे में। वैसे तो आप इसे क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो, चलो फिर भी इसको हम एक बार रिवाइज देख कर लेते हैं। तो बेटा f डैश x बराबर होता है अवकलज के प्रथम सिद्धांत से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बटे h के। ठीक है, यहां पर बेटा जहां भी सीमा का अस्तित्व से परिभाषित फलन को x पर f के अवकलज के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई फलन f अपने प्रांत में किसी बिंदु c पर अवकलनीय होता है यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c बटे h, ये बेटा होता है LHD, जिसे हम वाम अवकलज LHD कहते हैं और इसे L f डैश c से व्यक्त करते हैं, तथा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c बटे h, जिसे हम RHD यानी दक्षिण अवकलज कहते हैं, इसे हम R f डैश c से व्यक्त करते हैं। दोनों ही परिभाषित भी हों और परिमित भी हों और आपस में बराबर हों, दोनों परिमित होने चाहिए और आपस में बराबर होने चाहिए, तभी बेटा फलन हमारा उस बिंदु पर अवकलनीय होता है। ओके, फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स को खुले अंतराल a से b में अवकलनीय कहा जाता है यदि वह a से b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है, और बंद अंतराल a से b में अवकलनीय कहा जाता है यदि r f डैश a और l f डैश b का अस्तित्व हो तथा a से b के प्रत्येक बिंदु पर f डैश x का अस्तित्व हो। ठीक है, एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज कि बेटा प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, अर्थात यदि कोई फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना यह कोई जरूरी नहीं है। मान लो मेरे पास कोई फलन है f ऑफ x और यह x बराबर a पर संतत है, तो यह बेटा कोई जरूरी नहीं है कि x बराबर a पर यह अवकलनीय भी होगा, परंतु यदि f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है तो 100% बच्चों ये फलन f ऑफ x बराबर a पर संतत भी होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा अब हम फलनों के अवकलज के बीजगणित के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो यदि बच्चों u और v चर x के हमारे पास दो फलन हैं तो d बाई डी ऑफ u प्लस माइनस v ऑफ dx बराबर होगा du बाई dx प्लस माइनस डी बाई dx। ये बच्चों योग और अंतर के गुणधर्म है। इसके बाद यह है बेटा गुणन नियम कि यदि हमें u गुणा v दो फलनों के गुणन का अवकलन करना है तो ये बराबर होता है u dv बाई dx प्लस v du बाई dx के, और यदि हमें दो फलनों के भाग का अवकलन करना है तो ये बेटा भाग नियम होता है। यहां पर हर का वर्ग, अंश में हर एज इट इज अंश का अवकलन माइनस अंश एज इट इज हर का अवकलन, ऐसे करते हैं। ओके, इसके बाद अब यदि बच्चों हमारे पास कोई फलन है जो कि संयुक्त फलन है, अर्थात जहां पर दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन है, तो उस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए बेटा हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
श्रृंखला नियम फलनों के संयोजन को अवकलित करने के लिए एक नियम है। जैसे मान लीजिए हमारे पास f फलन है v o u, मतलब f बराबर है v ऑफ u ऑफ x के। ठीक है, अब यदि t बराबर u ऑफ x तथा dt बाई डी एक्स और dv बाई dt दोनों का ही अस्तित्व है, तो df बाई dx बराबर होगा dv बाई dt इंटू dt बाई dx। ओके, अच्छा इसके बाद यहां पर बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये फॉर्मूले हैं। बच्चे अक्सर इन्हीं फॉर्मूलों की तलाश करते हैं कि सर ये सारे फॉर्मूले कहाँ हैं, कहाँ से मिलेंगे। तो देखो एक ही जगह आपके लिए मैं लेकर के आ गया। ठीक है, तो कुछ मानक अवकलज हैं, ये आपको याद रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/x वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस 1/x वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ मानक अवकलज है। इसके अलावा साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, जबकि कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। वहीं e की घात x का अवकलन होता है e की घात x, log x का अवकलन होता है बेटा 1/x, x की घात n का बच्चों अवकलन होता है n x की घात n माइनस 1। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चरघातांकी और लघुगणकीय फलन के बारे में। तो मान लीजिए बेटा आधार b ग्रेटर देन 1 वाला चरघातांकी फलन है y बराबर f ऑफ x बराबर b ऑफ x। इसका प्रांत बेटा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है तथा इसका परिसर सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। आधार 10 वाला चरघातांकी फलन सामान्य चरघातांकी फलन कहलाता है तथा आधार e वाला चरघातांकी फलन प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहलाता है। ओके, अब मान लीजिए b ग्रेटर देन 1 है, यदि b ऑफ x बराबर a है तो आधार b पर बेटा a के लघुगणक को हम x होता है। ठीक है, आधार b पर 1 का लघुगणक बेटा x होता है। इसे बच्चों हम log आधार b a बराबर x द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यदि बेटा आधार b बराबर 10 हो तो इसे हम सामान्य लघुगणक कहते हैं तथा यदि आधार b बराबर e हो तो इसे हम प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। ठीक है, log x आधार माइनस e पर लघुगणकीय फलन को व्यक्त करता है। log x लिखा हुआ है ना, तो ये आधार e पर लघुगणकीय फलन को व्यक्त करता है। लघुगणकीय फलन का प्रांत सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस होता है, जबकि बेटा परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल R होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद किसी भी आधार b ग्रेटर देन 1 के लिए लघुगणकीय फलन के गुणधर्म नीचे लिखे गए हैं। ये सभी फॉर्मूले बच्चों आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। ठीक है, पहला फॉर्मूला है log आधार b x y बराबर होता है log आधार b x प्लस log आधार b y के, जहां x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है। दूसरा फॉर्मूला है log आधार b x बटे y, ये बेटा बराबर होता है log आधार b x माइनस log आधार b y के। तीसरा फॉर्मूला है log आधार b x की घात n, यहां पर बेटा ये जो n है ना ये आगे आ जाएगा, ये बनेगा log आधार b x। ठीक है, इसके बाद चौथा फॉर्मूला है log आधार b x बराबर होता है log आधार c x बटे log आधार c b, ये बेटा आधार परिवर्तन का गुणधर्म है। इसके बाद log आधार b x बराबर होता है 1 log आधार x b। छठा फॉर्मूला है log आधार b का मान 1 होता है और log आधार b 1 का मान बेटा 0 होता है। ठीक है, इसके अलावा
e की घात x का अवकलन होता है e की घात x और log x का अवकलन होता है 1/x। ये तो मैंने आपको भी बताया ही था। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है किसी फलन का एक अन्य फलन के सापेक्ष अवकलन। मान लीजिए बच्चों हमारे पास फलन है u बराबर एफ ऑफ एक्स और v बराबर है g ऑफ एक्स। ठीक है, तो चर x के दो फलन है यहां पर ये। अब तब g ऑफ एक्स के सापेक्ष f ऑफ एक्स का अवकलज ज्ञात करने के लिए अर्थात du बाई dv ज्ञात करने के लिए बेटा हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। du बाई dv बराबर होगा du बाई dx बटे dv बाई dx। इससे हम du बाई dv का मान निकालेंगे। ओके, आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। यह बेटा y का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। ओके, यदि y बराबर में f ऑफ x है तो इसे बेटा हम y डबल डैश या y2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, यह होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। ओके बच्चों, चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले चैप्टर नंबर 6 पर, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, यह बेटा पहली किताब का आखिरी चैप्टर है। अब इस चैप्टर में बच्चों कोई फॉर्मूले नहीं है, बस कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को आपको याद रखना है। सबसे पहला टॉपिक बेटा यहां पर पड़ता है राशियों के परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यदि बेटा हमारे पास कोई राशि है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहां पर बेटा y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। जैसे मैंने मान लो यहां पे लिख रखा है dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। ठीक है, ये बेटा परिवर्तन की दर को दर्शाता है। जैसे कि यार आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर देखा होगा ds बाई डी टी, तो ये बेटा समय t के सापेक्ष दूरी s को व्यक्त कर रहा है। समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर को यह व्यक्त कर रहा है। ओके, चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है वर्धमान या हास्यमान फलन। बेटा किसी अंतराल a से b में एक संतत फलन f ऑफ x निरंतर वर्धमान है यदि x1 लेस देन x2 का तात्पर्य हो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 या फिर f डैश x ग्रेटर देन 0 हो, तो बेटा वो फलन निरंतर वर्धमान फलन कहलाता है। और यदि x1 लेस देन x2 का तात्पर्य हो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 अर्थात f डैश x यदि लेस देन 0 है तो फलन हमारा निरंतर हास्यमान होता है। ठीक है, वहीं बात करें हम वर्धमान और हास्यमान की केवल, तो यदि बेटा f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये होगा वर्धमान, और यदि f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये होगा हास्यमान। और यदि बच्चों f डैश x बराबर है 0 के तो ये होगा बेटा अचर फलन। ठीक है, इसके बाद आखिरी टॉपिक, अंतिम टॉपिक है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। इसके अंतर्गत बच्चों हम किसी फलन का महत्तम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब बेटा किसी वास्तविक फलन f का स्थानीय उच्चिष्ट स्थानीय निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम फलन f के प्रांत के अंतस्थ या भीतर स्थित बिंदु c को स्थानीय उच्चिष्ट कहते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं उनको आपको बता रहा हूं। तो फलन f के प्रांत के अंदर स्थित बिंदु c को स्थानीय उच्चिष्ट कहते हैं यदि एक ऐसे h ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है कि c माइनस एच कॉमा सी प्लस एच में स्थित सभी x के लिए f ऑफ c ग्रेटर देन है f ऑफ x के, यानी कि आस पड़ोस के सभी बिंदुओं में सबसे अधिक मान जिस बिंदु पर होता है ना वही हमारा स्थानीय उच्चिष्ट होता है, और उस बिंदु पर फलन के मान को हम उच्चतम मान कहते हैं। ठीक है, वहीं स्थानीय निम्निष्ट बिंदु बेटा वो बिंदु होता है
यदि एक ऐसे h ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व है कि c माइनस एच कॉमा सी प्लस एच में स्थित सभी x के लिए f ऑफ c लेस देन f ऑफ x है। इस केस में हम f ऑफ c के मान को f का स्थानीय निम्नतम मान कहते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद यदि हम अंतराल में बात करें तो अंतराल a से b में परिभाषित फलन f ऑफ x x बराबर c, जहां c बिलोंग्स टू a से b है, पर उच्चिष्ट या निरपेक्ष कहा जाता है यदि सभी x बिलोंग्स टू a से b के लिए f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ c हो। इसी प्रकार अंतराल a से b में परिभाषित फलन f ऑफ x x बराबर d, जहां पर d बिलोंग्स टू a से b है, पर निम्निष्ट कहा जाता है यदि सभी x बिलोंग्स टू a से b के लिए f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ d हो। ठीक है, यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है f का क्रांतिक बिंदु। तो यदि बेटा किसी फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f डैश x शून्य के बराबर है या फिर परिभाषित नहीं है, तो f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किसी उच्चतम अथवा निम्नतम मान ज्ञात करने की व्यवहारिक विधि के बारे में। तो दो विधि हमारी, प्रथम अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण में बेटा सबसे पहले तो हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले दिए गए फलन का अवकलन करेंगे अर्थात f डैश x निकालेंगे, फिर f डैश x को हम 0 के बराबर करेंगे तथा इसके अलावा यह भी देखेंगे क्या x का ऐसा कोई मान है जिस पर f डैश x अपरिभाषित हो, तो वहां से हमारे पास क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद में प्रथम अवकलज परीक्षण में हम क्या करेंगे, उन क्रांतिक बिंदुओं पर बेटा f डैश x का चिन्ह परिवर्तन देखेंगे। अब मान लीजिए क्रांतिक बिंदु हमारे पास है a और b, दो क्रांतिक बिंदु हमारे पास है, जिसमें से a पर बेटा f डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है, p m। तो इस केस में बेटा x बराबर a, ये होगा स्थानीय उच्चिष्ट, ये बच्चों स्थानीय उच्चिष्ट होगा। ठीक है, वहीं बेटा यदि क्रांतिक बिंदु पर f डैश x का चिन्ह माइनस से प्लस में चेंज हो, m माइनस से प्लस में mp हो, तो बेटा उस केस में यह बिंदु b स्थानीय निम्निष्ठ होगा। यह होता है प्रथम अवकलज परीक्षण। यदि प्लस से माइनस में बदल रहा है तो स्थानीय उच्चिष्ट है, माइनस से प्लस में बदल रहा है तो वह स्थानीय निम्निष्ठ होगा। पीएम एमपी, देश में कौन बड़ा है, पीएम या एमपी? पीएम बड़ा है ना, इसलिए स्थानीय उच्चिष्ट है, एमपी छोटा है तो ये स्थानीय निम्निष्ठ है। ऐसे आप इसे याद भी रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद द्वितीय अवकलज परीक्षण। अब यहां पर भी बेटा सबसे पहले तो आपको क्रांतिक बिंदु ही ज्ञात करने, फिर उसके बाद यहां पर बच्चों आपको निकालना है f डबल डैश x, देन उसके बाद सभी क्रांतिक बिंदुओं पर आपको f डबल डैश x का मान ज्ञात करना है। अब बेटा यदि किसी क्रांतिक बिंदु पर f डबल डैश x ऋणात्मक आए तो वो स्थानीय उच्चिष्ट होगा, धनात्मक आए तो वह स्थानीय निम्निष्ठ होगा, और यदि f डबल डैश x 0 आ जाए तो उस केस में बेटा द्वितीय अवकलज परीक्षण असफल हो जाता है, फिर वहां पर हम प्रथम अवकलज परीक्षण पर ही जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था द्वितीय अवकलज परीक्षण। इसके बाद आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का कि यदि हमें निरपेक्ष उच्चिष्ट या निरपेक्ष निम्निष्ठ मान ज्ञात करना हो किसी संवृत अंतराल a से b में, तो इसके लिए सबसे पहले हम दिए गए फलन f के सभी क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में हम क्रांतिक बिंदुओं पर और दिए गए संवृत अंतराल के अंत्य बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं। अब उन सब मानों में जो सबसे अधिकतम मान होगा वह उच्चतम मान हो जाएगा, जो सबसे निम्नतम मान होगा वो बेटा निम्नतम मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर बुक 1 के सभी टॉपिक, कंसेप्ट और बेस्ड फॉर्मूले। ठीक है, इस तरीके से बेटा मैंने आपको इस क्लास में बुक 1 के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कंसेप्ट यहां पर बताए। देखिए बच्चों, आपने देखा यहां पर भी कि बुक 1 में फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट ज्यादा है।
वहीं बुक 2 में आपको काफी सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। अब बुक 2 के फॉर्मूले बेटा मैं आपको आज नहीं करवा रहा हूं, कल करवाऊंगा। कल सुबह मैं आपको बुक 2 के सभी फॉर्मूले करवाऊंगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। जितने भी कंसेप्ट और फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप उन्हें खुद से याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए बेटा इस क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड बेटा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज वहीं पर आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। सबको चाहिए ना क्लास की पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अब चलिए मैं इस क्लास को यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे 10 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय।